तो स्वागत है आप सब लोग का फिर से इस चैनल में। थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था, एरन को क्लास F से क्लास C में प्रमोट किया गया था। उसने बेसिक जो शॉर्टमैनशिप की स्किल होती है उसने मास्टर कर लिया होता, अब उसे प्रमोशन के लिए भेजा जाता है। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 11 से 20 तक कवर करेंगे और स्टार्ट होते ही एरन और जूलियत बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जूलियत थैंक यू बोलना चाहती है जो उसने रेस्क्यू किया था लेक में उसको डूबने से बचाने के लिए, लेकिन उसको बोलने में झिझक होती है। अब तुम क्लास F से C में आ गए हो, मैं क्लास A की स्टूडेंट हूँ, मैं अभी भी माइल्स अहेड हूँ तुमसे, बेटर हूँ। ये तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है। मैं तुम्हें जो बेसिक से हम लोग एडवांस जब मूव करेंगे तो मैं तुमको जो जो स्किल लगेगी मैं तुमको सिखाऊंगी। साथ में मिलके बैठ के खाना शुरू कर देते हैं, ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं, उसको क्रॉस करते हैं साथ में शॉर्ट। एक दिन कैफेटेरिया में बैठ के वो दोनों लंच कर रहे होते हैं। ब्रेट का एक दोस्त लैंस होता है जो बाजू से गुजरता है और बोलता है कि एक सुअर एकेडमी में आ गया है और बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है। तो इससे जूलियत घबराती नहीं है, वो एकदम क्लियर साउंड में बोलती है कि अगर तुमको किसी लड़की पे क्रश है तो तुमको ऐसे उसके पीठ पीछे ऐसे बोल के नहीं जाना चाहिए, तुमको फेस करना चाहिए, उसको सामने से अच्छे से बोलना चाहिए। लैंस शर्मा जाता है। आप देख रहे हैं जूलियत कितनी समझदार है, उसको बातों से खेलना आता है। लैंस शर्मा जाता है और वो जाता है रिटेलिएट करने के लिए, लेकिन ब्रेट कहता है रुक जाओ यार, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पे बुली करने के लिए थोड़ा ना आए, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट सीखने के लिए आए हैं। तो ये सुन के लैंस इग्नोर कर देता है जूलियत का कमेंट और वापस काम को चला जाता है। और आपस में जूलियत और एरन डिस्कस कर देते हैं इलिया के बारे में। वो पूछती है जूलियत कि मैं नोटिस कर रही हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम इलिया से बात नहीं कर रहे हो। यहाँ पे बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी नोटिस कर पा रहे हैं कि कुछ न कुछ तुम्हारे और इलिया के बीच में हुआ है कि तुम लोग आपस में बात नहीं कर पाए। जो साथ में तुम लोग मिलकर ट्रेनिंग करते थे वो तुमको सिखाते थी और तुम उसको सीखते थे और बातचीत था तुम लोग का, अब वो हो नहीं रहा है। तो जाहिर सी बात दिखाता है कि तुम लोग के बीच में क्या हुआ है। ठीक है, मैं ज़्यादा प्राय नहीं करूँगा तुम लोग के प्राइवेट मैटर में कि किसी बात पर झगड़े हो, लेकिन तुम्हें सॉर्ट आउट करना चाहिए। और जूलियत भी बताती है कि अभी भी क्लास A की टॉपर वही है। सोचो यहाँ पे रैंकिंग सिस्टम है, प्रॉपर रैंकिंग सिस्टम है। जो यहाँ के ड्रिल मास्टर्स होते हैं, ड्रिल मास्टर मतलब हेड मास्टर जिसका इंस्टीट्यूट है, और ड्रिल मास्टर जो ऑपरेट करते हैं साथ में मिलके बच्चों को ट्रेनिंग करते हैं कि फॉर्म उनका सही रहे, उनको एडवांस करने में गाइडेंस मिले, तो ये ड्रिल मास्टर का काम होता है। इलिया जो है मेन ग्राउंड में सबके साथ ट्रेनिंग तो करती ही है, और एक छोटे सा एक मेन ग्राउंड के पास एक छोटा ग्राउंड होता है जहाँ पे वो जाती है अपने फैमिली का शॉर्टमैनशिप आर्ट प्रैक्टिस करने के लिए। सबकी जो फैमिली से पास डाउन जो शॉर्टमैनशिप होती है आर्ट, वो प्राइवेट होती है थोड़ा सा, क्योंकि दिखेगा लोग कॉपी करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए वो सेपरेट रात में जाती है प्रैक्टिस करती है, यानी डबल मेहनत कर रही है, देख रहे हो। और कैफेटेरिया से खत्म होने के बाद भी एरन और जूलियत भी जाते हैं प्रैक्टिस करने। जूलियत और एरन भी डुएल करते हैं और देखने के लिए कि उन दोनों में कौन बेटर है, और एक काइंड ऑफ ये ट्रेनिंग होता है। जूलियत सिखाना चाहती है एरन को कि कैसे शॉर्ट को इफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, मूवमेंट जो फिजिकल उसने इन्हांसमेंट गेन किया हुआ अपने बॉडी में उसको कैसे यूटिलाइज करना है विद द फ्लो ऑफ शॉर्ट। आपने देखा होगा कि अगर किसी भी चीज़ को ज़्यादा समय तक अपने पास होल्ड करते रहो अपने पास में, तो आपके बॉडी का एक्सटेंशन में जाती है। तो वही जूलियत उसको वही सिखाना चाहती है कि शॉर्ट को अपने बॉडी का पार्ट बनाओ। जब जो दोनों आपस में जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो जूलियत लास्ट में अप्रिशिएट भी करती है कि यू हैव गेन्ड अ लॉट। अभी भी हार जाता है एरन उससे एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन वो सीखता है काफ़ी चीज़ें उससे। डेली रैपिड ग्रोथ होती है उसकी, बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा होता है। और ये ख़त्म होने के बाद दिखाता है कि एरन जाता है उसके छोटे ग्राउंड में जो जूलियत ने बताया था ना, जहाँ पे वो फैमिली का शॉर्टमैनशिप स्किल जो प्रैक्टिस करती है। तो इलिया पूछती है उससे कि तुम यहाँ क्या करने आए, तो एरन बोलता है कि मैं अपनी बहन से जब भी झगड़ा करता हूँ और मेरी बहन जब भी मुझसे दोबारा बात करने के लिए आती है तो उसको अपनी बातें बोलने में दिक्कत होती है। उसको नहीं समझ में आता कि कौन से शब्द चुन के कैसे अपने भाई के सामने प्रेजेंट करे। तो वो क्या करती है, वो लेटर का फॉर्म यूज़ कर, वो लेटर्स में सारे अपनी बातें लिख देती है और गिफ्ट के साथ दे देती है। एरन भी वही करता है, एक छोटा सा ब्रेसलेट उसके लिए लेके जाता है गिफ्ट रैप करके, और दूसरा चीज़ रहता है हम लोग की कोई चीज़ को अगर बैठ के पकड़े रहोगे तो चीज़ बड़ी हो जाती है, और जो तुरंत बोल दोगे तो चीज़ हल्की हो जाती है, मन हल्का है। तो कहता है और उसको दे देता है। और उसके बाद नेक्स्ट डे पे फिर से प्रैक्टिस करते हैं जूलियत और एरन, और इस बार क्या होता है, ब्रेट उनके पास आता है। जूलियत बोलती है कि अब यहाँ पे क्या करने तुम आए हो, ड्रामा क्रिएट करने के लिए क्यों आए हो यहाँ पे तुम, और एरन के साथ ऑलरेडी तुम ड्यूल। जूलियत बोलती है कि तुमने एरन के साथ पहले ही शॉर्ट क्रॉस कर लिया होता है, तुमने जो ड्यूल में जो हासिल करना था तुम वो कर चुके हो, दोबारा क्यों तुम ह्यूमिलिएट करने के लिए आए हो। तो ब्रेट यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि मैं यहाँ पे किसी को ताना देने या किसी को कुछ बोलने नहीं आया हूँ, यहाँ पे मैं एरन से सीखने आया हूँ। मैं उसका फोकस जो देखा है
हम लोग ने सेम अमाउंट ऑफ वर्क किया और मे बी उसने ज़्यादा किया या मैंने किया, लेकिन उसकी डेंसिटी अलग होती है। डेंसिटी मीनिंग उसका फोकस, उसका विल पावर जो प्रैक्टिस करता है वो अपने 100% से ज़्यादा दे। तो मैं वो एरन से सीखने आया हूँ और मैं ये फ्री में नहीं सीखूंगा, मैं बदले में स्वॉर्डमैनशिप सिखाऊंगा। और जूडियत से बोलता क्या तुमको नहीं लगता है कि तुम एरन के साथ ही सीख सीख के तुम ग्रोथ अपना रोक रही हो? तुमको नहीं लगता तुम अपने से बेटर स्वॉर्डमैन से तुम्हें लड़ना चाहिए, यानी कि मेरे से? देख रहे हो एरोगेंट, देख रहे हो, कहता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलना चाहता है कि मैं तुमसे बेटर हूँ। तो जूडियत भी सोचने लग जाती है, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं लेती कि जूडियत हेजिटेंट रहती है, लेकिन एरन नेक दिल का लड़का रहता है, खुला रहता है, तुरंत अपना लेता है, कहता है कि हाँ ये अच्छा आइडिया है, तो साथ मिल के ग्रो कर सकते। तो अब से रोज ब्रेड भी ज्वाइन करने लगता है जूडियत और एरन को डेली प्रैक्टिस में, और एरन को वो शॉर्ट फाइट करना सिखाता है और जूडियत से वो शॉर्ट क्रॉस करता है ऑन डेली बेसिस। और कैफेटेरिया में सब खाना खा रहे होते हैं तो इलिया आती है, उसको थैंक यू बोलती है लेटर के लिए। जूडियत जो है टांग खींचने में एक्सपर्ट होगा, आपको पता हो। तो जूडियत बोलती है कि हाँ तुमने क्या कुछ कन्फेस किया क्या अपनी फीलिंग, क्या लेटर वगैरह क्या तुम लोग बात कर रहे हो? और एरन शर्मा जाता है। और एरन अब जब डेली सोने के लिए जाता है तो उसको पता होता है कि एक्सचेंज में जो ब्रेट उसको सिखा रहा है तो उसको भी उसको सिखाना पड़ेगा फोकस। तो वो पहले खुद नहीं जानता है कि अंदर से उसके फोकस आता कैसे है, तो उसको फोकस वो सीखता है वो ओल्ड मैन से। स्लीप में जब जाता है तो ओल्ड मैन को समन करता है, ओल्ड मैन से बात करने की कोशिश करता है, ठीक है, लेकिन बोलता है कि अपने विल पावर को मेरे को सिखाइए, अपना फोकस जो है मेरे को दीजिए। उसको फोकस को प्रैक्टिस करने के लिए वो सोचता है कि जैसे ही वो नींद में जाता है उसका फोकस अपने आप, जब ओल्ड मैन के प्रेजेंस में रहता है, फोकस अपने आप उसका बढ़ जाता है और वो तुरंत सोचता है कि इस फोकस को मैनिफेस्ट करने के लिए मेरे को हाथ में शॉट चाहिए। जैसे ही शॉट लेने के लिए वो एकेडमी पे आता है और देखता है कि फोकस उसका चला गया है। एकेडमी में भी जाके वो ये काम करता है, बेंच पे सोता रहता है, सो के उठ के तुरंत जब वो शॉट में जाता है लेने के लिए तो तुरंत उसका फोकस चला जाता है। और उसको देख के जूडियत और जो ब्रेट होते हैं वो देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। उनको लगता है कि ये क्या पागल हो गया है क्या? मैंने जितना ही इसको ऑब्जर्व किया है, एरन बहुत ही अलग लड़का है। ये पक्का है कुछ नया मेथड इजाद करने की कोशिश कर रहा है जिससे मेडिटेट किया जा सके ट्रेनिंग में। और अब ब्रेट भी है इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। वो बेंच पे सो के फिर उठता है, एक बार बेंच पे गहरी नींद में चला जाता है, आके लेंस उठाता है कि क्या ब्रेट यहाँ पे तुम ट्रेनिंग के टाइम पे आके तुम सो रहे थे? ब्रेट नजरअंदाज कर देता है, कहता है नहीं मैं जगा हुआ था, मैं सोने का नाटक कर रहा था, मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, मैं माइंड को फोकस कर रहा हूँ अपने। और इसी को देखते देखते पूरे क्लास जो होता है ABC साथ में मिलके सबके सब मेडिटेटिंग ट्रेनिंग करने लगते हैं। और जो ड्रिल मास्टर्स होते हैं वो भी देख के हैरान हो जाते हैं कि इस बैच को हुआ क्या है, बाकी बैचों से बैच बहुत ही अलग बिहेव कर रहा है और कई चीज़ों में तो इम्प्रूव कर रहे हैं। फिजिकली तो कर ही रहे थे, मेंटली भी अभी अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। और इसी तरह देखते देखते 9 महीने बीतने वाले होते हैं। उन तीनों में ब्रेट सबसे अच्छा होता है तो बाकी लोगों को गाइड करता है, बाकी दोनों को और भी पीयर्स को अपने गाइड करता है कि कैसे और अच्छा कर सकते हैं इसको और आर्ट को रिफाइन कर सकते हैं। फाइनली मास्टर यान होते हैं, वो सबको बुलाते हैं गैदरिंग में, हॉल में। वो बोलते हैं कि अब सिर्फ 3 ही महीने बचे हुए हैं कि जब 1 साल पूरे हो जाएंगे एकेडमी को और आपको फाइनल इवोल्यूशन देना पड़ेगा। और ये भी बताते हैं जो फाइनल इवोल्यूशन जो होने वाला है ये स्पेशल है थोड़ा सा। मेरे को वो मूव नहीं देखने होते हैं बहुत जो नॉर्मल होते हैं और बहुत ही आम देखने में लगते हैं। मेरे को स्पेशल मूव्स देखने हैं आपको, जो आपने इस इंस्टीट्यूट में आके रिफाइन किया उसको और ज़्यादा सीखा उसको गहराई से और उसमें तरक्की हासिल की। यहाँ पे मास्टर यान मेंशन करना चाहते हैं कि आपको मैं वेरी बेस्ट देखना चाहता हूँ यहाँ पे। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा प्रेशर ना फील करें, तो उनको रिलीव कराने के लिए वो अपना प्रेजेंट करना चाहते हैं, शॉर्ट डांस दिखाना और कह सकते हो शो ऑफ भी करना वो चाह रहे हो, दिखाना चाह रहे हो कि देखो कि एक टॉप लेवल जो होता है शॉर्ट मास्टर, उसकी कैसी क्राफ्ट होती है, उसका कैसा स्किल होता है, उसका कैसा लहजा होता है, तो वो प्रेजेंट करते हैं उसको वहाँ पे। तो वो अपना शॉर्ट डांस दिखाते हैं, देख के सारे लोग अमेज रह जाते हैं एक्सेप्ट फॉर वन गाय। ओके, और वो मैं बाद में बताऊँगा वो कौन रहता है, वो जो बिल्कुल हैरान नहीं रहता है, बहुत ही ध्यान से देखता है उनके इस क्राफ्ट को, उनके शॉर्ट डांस को, लेकिन वो बिल्कुल अमेज नहीं होता है वो। और जूडियत तो ब्रेट रहते हैं। इलिया फर्स्ट पोजीशन आएगी कि नहीं इस एकेडमी में जब फाइनल इवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए आर्ग्यू करते हैं, आपस में झगड़ते हैं। इसी में जूडियत बढ़ चढ़ के ये बोल देती है कि अगर कैसे उसका भाई है जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोडिजी कंसीडर किया जाने वाला कॉन्टिनेंट पे, हार जाता है एक कॉमन ऑर्फन गर्ल से। और ये तो इलिया पीछे ही रहती है, ये सुन रही होती है और उसको बहुत ठेस पहुंचती है। वो बोलती भी है कि मेरे बारे में तुमको जो बोलना है वो बोलो, लेकिन मेरे परिवार के बारे में तुम्हें कमेंट नहीं करना चाहिए। तो इस पे जूडियत का ये रिएक्शन होता है कि मैंने इतना भी खराब क्या बोल दिया कि लिंडस्ली ने अपने दिल पे ले लिया इस बात को। लिंडस्ली यानी इलिया। मैं थॉट ऑफ द स्काई के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये लिंडस्ली परिवार में जनरेशन बाय जनरेशन ये पास होता है। ये लिंडस्ली परिवार का ही इनहेरिटेड शॉर्टमैनशिप है, स्पेशल शॉर्टमैनशिप टेक्निक है, सीक्रेटिव है, जो वो अपने फैमिली के लिए ही
रखते हैं और वो पास जनरेशन बाय जनरेशन पास करते हैं। और इस समय लिंडसली को भी आती है बेसिक उसकी टेक्निक जो है, बहुत रिफाइंड नहीं आती है, जो भी मे बी उसके भाई या बड़े भाई या उसके फादर को आती होगी, लेकिन उसको आती है। और उसका पर्पस क्या है मैं बताता हूँ। जो स्वॉर्ड ऑफ द स्काई है वो 400 साल पहले एक स्वॉर्डमैन ने डिस्कवर किया था। वो उसका इन्वेंशन उसने इसलिए किया था ताकि वो एक ड्रैगन किंग जो कि डीमन रेस है उसको मारा जा सके। और वो 400 सालों से उसकी फैमिली में है, यानी समझ गए होंगे जो उसका एंसेस्टर है उसी ने डीमन किंग को मारा होगा। ठीक है, तो वो ब्रेड चैलेंज करता है कि मुझे वो टेक्निक देखनी है, नहीं तो उसका फर्स्ट पोजीशन वो छीन लेगा। ये सुन के इलिया काफ़ी नाराज़ हो रहती है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि एरन स्ट्रगल करता है मेडिटेट करने में। वो सोचता है कि वो ओल्ड मैन की तरह रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा है, जैसे वो उनका ध्यान था, जो मेडिटेशन था, वो कैसे क्यों नहीं एकदम सेम टू सेम कर पा रहा है। तो उसका जवाब सिंपल था। इन सभी सवालों के बीच में उसके दिमाग में एक आइडिया है कि क्या अगर वो सो के अगर ओल्ड मैन का ख्वाब न देख के खड़े खड़े शॉर्ट को पकड़े हुए नीचे स्टैंड में अपने बॉडी को ढीला ढाला करके आराम से मेडिटेशन के पोजीशन में रख के अगर उस ध्यान करे कि फोकस के लिए, तो हो सकता है कि वो अच्छे से मेडिटेट कर पाए और ये आइडिया कि वो इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ ब्रेड को दिखाया जाता है जो भी वो 1 साल इस एकेडमी में उन्होंने बिताए, उसमें बहुत ही उसने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की हुई रहती है। उसने अपने कमजोरियों को घटाया होता है और अपने ताकतवर पॉइंट को और रिफाइन किया होता है। यही देख के बाकी भी जो उसके क्लास में स्टूडेंट्स रहते हैं वो काफ़ी इंस्पायर होते हैं कि ब्रेड कितना प्रोग्रेस किया हुआ हम लोग भी कर सकते हैं। और ब्रेड को भी अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि अब वो एरन का जो वर्टिकल स्लैश है वो हेड ऑन रिसीव कर सकता है, वो ब्लॉक कर सकता है। पहले उसको डर था कि ब्लॉक नहीं कर पाएगा, उसका वर्टिकल स्लैश बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अब उसको कॉन्फिडेंस आ चुका। और देखा जाता है दूसरी साइड जूडियत भी बहुत ब्रेड के साथ प्रैक्टिस करती है, वो भी अपने आप को बहुत इंप्रूव करती है। लेकिन अभी हालांकि ब्रेड का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, अभी वो ब्रेड को बीट नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी वो उसको हराने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि उसका चिड़चिड़ापन चला जाता है, वो शांत हो जाती है, उतना गुस्सा करना छोड़ देती है। फिर बाद में देखा जाता है कि प्रैक्टिस ख़त्म करने के बाद वो एरन को पूछती है कि चलो पार्क में चलते हैं, आज के लिए प्रैक्टिस बहुत हो गई टहलते हुए। तो दोनों साथ में पार्क में जाते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं, जो आपस में दोस्त कुछ बातचीत करते हैं, अपना दुख हाल बताते हैं। तो वो एरन से पूछती है कि एरन तुम्हें क्या लगता है कि क्या हम लोग इलिया को बीट कर पाएंगे, क्या उसका फर्स्ट पोजीशन ले पाएंगे। एरन का सिंपल जवाब रहता है कि मुझे नहीं पता, मैं प्रयास तो पूरा करूंगा, लेकिन अब वो डिपेंड करेगा कि इलिया भी अपने फाइनल इवोल्यूशन में कौन सा स्टैटिक्स अपनाती है और क्या परफॉर्मेंस देती है। जूडियत थोड़ा सा बातचीत में इमोशनल हो जाती है और बताती है कि एरन, जैसा कि तुम जानते होगे कि मैं एक ऑर्फन हूँ, मैं सड़कों पे पली बड़ी हूँ, मुझे जीने के लिए चोरी चकारी बदमाशी सब करना पड़ा, झूठ बोलना पड़ा, फरेब करना पड़ा, लोगों को ठगना पड़ा। तो इस तरह करते करते मैंने सरवाइव किया है और इसीलिए शायद मैं तुम्हें और थैंक यू और सॉरी जैसे शब्द हैं वो मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं। एरन इस चीज़ का कोई जवाब नहीं देता। एरन सोचने लगता है कि वो आने से पहले कैसा था इस एकेडमी में और आने के बाद कैसा होगा। उसने रियलाइज़ करता है कि वो जूडियत, ब्रेड और इलिया की मदद से कितना कुछ सीखा होता है और उसको यहाँ पे बहुत रहना अच्छा लगता है। अपने घर से उसे यहाँ बेटर फील होता है एकेडमी में कि उसने प्रोग्रेस बनाई होती है, चीज़ों को सीखा होता है, उसने अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव किया होता है, नए दोस्त बनाए होते हैं, नए लोगों से मिला होता है, एडवेंचर पे किया होता है। यही सोचते सोचते उसके दिल में एक ख्याल आ जाता है कि अब उसको पता चल जाता है कि क्यों वो मेडिटेट नहीं कर पा रहा था उस ओल्ड मैन। और इन्हीं सब के बीच में उसको रियलाइजेशन होता है कि वो ये जो काम कर रहा था मेडिटेशन, वो फिजिकली कर रहा था। अब मेडिटेशन होता है मेंटल गेम होता है, तो वो समझ जाता है कि अब पावरफुल कंसंट्रेशन करने के लिए वो ओल्ड मैन की तरफ क्या करना होता है। वो फिगर आउट कर लेता है कि उसको तरह कंसंट्रेट कैसे कर सकते हैं। इसी सब के बीच में फाइनल इवेल्युएशन का डे आ जाता है। हेडमास्टर पर्सनली आते हैं जज करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए सबको कि कोई ट्रेनी यहाँ पे परमानेंट ट्रेनी बन सकता है या नहीं। तो उसका जजमेंट करने के लिए वो पर्सनली मौजूद रहते हैं उस लोग, और सबके परफॉर्मेंस 1 बाय 1 देखते हैं और खुश हो जाते हैं देख के। लोगों ने ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसा कुछ टेक्निक नहीं देखा होगा या फिर कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है। उन्होंने नोटिस किया था कि जब वो आए हुए और अब जब वो फाइनल इवोल्यूशन के टाइम पे है तो उन्होंने कितना प्रोग्रेस किया हुआ है, अपने आप में कितना इंप्रूवमेंट किया हुआ है। इसी तरह देखते देखते लैंस की बारी आती है, जो ब्रेड का जो ये फाइनल इवोल्यूशन के लिए देखा जाता है कि लैंस आता है जो ब्रेड का दोस्त होता है, वो एक पत्थर साथ में लेके आता है और वो रख के उसको डायगनली स्लैश करता है और क्या काटता है, बटर जैसे एकदम स्मूथली कटता है वो। और देख के ट्रेनी लोग भी करते हैं कि यार इसने वर्टिकल नहीं, इसने डायगनली काटा है और बहुत स्मूथ काटा है, तो इसका मतलब इसने भी बहुत ही इंप्रूवमेंट किया है अपने टेक्निक में। और ऐसा ही करते हुए अब जूडियत की बारी आती है।
जूलियत जाती है और हेडमास्टर से डायरेक्ट परमिशन लेती है और एकदम यूनिक प्रपोजल उनके सामने रखती है कि हेडमास्टर, मैं ये जो फाइनल इवोल्यूशन है अकेले नहीं देना चाहती हूँ, मैं साथ में एक डुअल पेश करना चाहती हूँ। उसमें एक बंच ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स में प्रेजेंट करूँगा अपने जो डुअल पार्टनर रहता है, और आप उसके बेसिस पे मुझे जज कर पाएंगे और मेरे पार्टनर को कि कैसा है परफॉर्मेंस। हेडमास्टर उसको अप्रूव कर देते हैं और उसका डुअल पार्टनर कोई और नहीं, ब्रेट रहता है। और ब्रेट और जूलियत में शॉर्ट फाइटिंग शुरू हो जाती है और देखा जाता है कि क्या वो लड़ते हैं, पूरा धुआं मचा देते हैं पूरे स्टेडियम में। और ये सब देख के हेडमास्टर भी इम्प्रेस हो जाते हैं कि क्या इन्होंने फाइट किया है। वो देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं कि ब्रेट और जूलियत दोनों ने बहुत ही इम्प्रूवमेंट की होती है, और वो सराहते हैं कि ये क्या फाइट थी। लेकिन जब फाइट एंड होने पे आती है तो देखा जाता है कि जूलियत थोड़ा सा पीछे रह जाती है और हार जाती है फाइट में। ब्रेट उसका शॉट तोड़ देता है और दिखाता है कि डुअल वो जीत चुका है। और जूलियत ज़्यादा नाराज ना होकर फेथ अपना एक्सेप्ट कर लेती है कि कोई बात नहीं, मेरे रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट ज़्यादा है, मैं इम्प्रूव करूँगा। और जूलियत और ब्रेट के डेमोन्स्ट्रेशन के बाद अब आती है इलिया की बारी। इलिया अपना परफॉर्मेंस शुरू करते हैं। उसका परफॉर्मेंस क्या रहता है, उसका शॉट टेक्निक होता है उसकी फैमिली का। स्काई ऑफ द शॉट इतनी पावरफुल टेक्निक होती है कि ये आसपास एक लहरें बना देती है हवाओं का, और उस लहरें जहाँ भी टकराती हैं अपना एक निशान छोड़ देती हैं हर जगह, चाहे ज़मीन हो, चाहे खंबे हों, दीवार हो, उस पर हर जगह स्लैशेस दिखते हैं। और बने स्लैशेस किससे होते हैं, फिजिकली शॉट से नहीं बने होते हैं, वो सिर्फ हवाओं से के प्रेशर से बने होते हैं। इतना वो शानदार वो टेक्निक होती है। शॉट मास्टर के साथ साथ जो ड्रिल मास्टर भी होते हैं वो भी इतना एक्साइटेड हो जाते हैं देख के और अमेज्ड रह जाते हैं कि अब सेंस बनाता है कि जो इस टेक्निक के जो ओरिजिनल फाउंडर थे उन्होंने कैसे स्काई ड्रैगन को मारा होगा और इस टेक्निक को अपने फैमिली में पास डाउन करते हो गए होंगे। जब इलिया अपना परफॉर्मेंस खत्म कर देती है तो साइड से स्टेडियम के ब्रेट उसको देखता रहता है और बोलता है कि उसके और मेरे में इतना ज़्यादा टैलेंट का गैप क्यों है, जबकि मैंने इतना ज़्यादा मेहनत किया, एफर्ट डाला अपने इस एकेडमी में जब से आया हूँ, तब भी उसके और मेरे टैलेंट के बीच में इतना गैप है। उसके और मेरे बीच में एक इतनी बड़ी दीवार है जिसको फांगने के लिए मुझे कई लंबी ऊंची छलांग मारनी पड़ेगी और बहुत लगातार मेहनत करना पड़ेगा। वो एक तरीके से डिप्रेशन में गिरता जाता है कि वो इलिया इतना शानदार कैसे परफॉर्मेंस दे। इलिया का जब परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है तो शॉट मास्टर एरन को बुलाते हैं कि एरन एक लास्ट पार्टिसिपेंट्स बैठा हुआ था। जब वो पीछे से आगे जब निकलता है तो ब्रेट उसको देखता रहता है और मन में मनाता है कि एरन तुम अच्छा परफॉर्म करना, लेकिन मेरे से अच्छा परफॉर्म मत करना क्योंकि मैं सच में निराश हो जाऊँगा। ब्रेट एरन का बुरा नहीं चाहता, लेकिन वो ये ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि 3 इडियट की वो मेरे को बात आ जाती है इस पे, जो बहुत ही शानदार लिखी गई थी इस चीज़ों पे, कि जब दोस्त फेल कर जाता है तो बुरा लगता है, और जब दोस्त पास हो जाता है और टॉप कर जाता है तब तो और बुरा लगता है। तो मेरे ख्याल से ब्रेट को वही जेलसी वाली फीलिंग होती है, लेकिन ब्रेट बुरा नहीं चाहता है एरन का। एरन सामने आता है और शॉट मास्टर स्माइल करते हुए पूछते हैं उससे कि एरन तुम क्या परफॉर्म करने वाले? तो एरन का सिंपल जवाब होता है कि हेडमास्टर मैं एक वर्टिकल स्लैश परफॉर्म करना चाहता हूँ। और स्टेडियम के साइड में जो ब्रेट का दोस्त लैंस होता है वो खूब ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि यहाँ पे सब इतने मेहनत कर करके सब अलग अलग टेक्निक अपना रिफाइन करके यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, अपना बेस्ट वर्क प्रेजेंट कर रहे हैं, और तुम हो यहाँ पे आए हो और एक वर्टिकल स्लैश दिखा रहे हो जो कि स्टेडियम में मौजूद कोई भी परफॉर्म कर लेगा। तो तुरंत ड्रिल मास्टर गुस्सा हो जाता है, बोलते हैं कि यहाँ पे डेकोरम मेंटेन करो, यहाँ पे अगर तुमने दोबारा अगर यहाँ पे डिस्टर्ब करने की कोशिश की प्रोसेस को तो तुमको ट्रेनिंग पोजीशन से तुरंत निकाल दिया जाएगा, तुम रेस्टिकेट हो जाओगे। तुरंत ये सुनते ही लैंस शांत हो जाता है और बैठ जाता है, लेकिन ड्रिल मास्टर के भी मन में वही चलता रहता है कि बात तो उसने सही ही बोली है कि अगर यहाँ पे वर्टिकल स्लैश सिर्फ परफॉर्म करने आ रहा है तो बिल्कुल एवरेज होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन सबने बढ़ाई है। जूलियत का हुआ या ब्रेट हुआ या इलिया हुआ, सबने अलग अलग एकदम टॉप लेवल एकदम परफॉर्मेंस दिया हुआ, तो चाहता था कि इतने स्पेशल ओकेशन पे तुम एक ऑर्डिनरी मूव क्यों दिखा सकते हो। तो हेड ड्रिल मास्टर के भी मन में वही चलता है, लेकिन जो हेड मास्टर होते हैं वो एरन को देखते हैं। एरन क्या होता है, सिर झुका के अपना स्वॉर्ड नीचे रखता है और ओल्ड मैन को समन करता है अपने नींद में। एरन बोलता है ओल्ड मैन से नींद में कि आई डोंट नो हु यू आर, what you're trying to achieve, what you're trying to slash, but I want your power and your focus right now into this one slash। और ये देखते हुए सामने हेडमास्टर उनके मन में एक चीज़ चमकता है। वो ये सोचते रहते हैं कि जब मैं शॉर्ट डांस परफॉर्म कर रहा था सभी बच्चे जो थे डरे हुए थे, सहमे हुए थे और कुछ एक्साइटेड थे कि इतना प्रेशियस चीज़ देखने को मिल रहा है और ये चीज़ कैसे मैं ये सीखूं, कैसे मैं इस लेवल तक पहुंच सकता हूं। लेकिन एक एरन था जो बहुत ध्यान से उनको देखता है, लेकिन एक अमेजमेंट नहीं दिखता है उनकी आंखों में। तो वो कोई इंसान होता है जो एक टॉप लेवल पर चला जाता है, वो चाहता है कि लोग उसको अप्रिशिएट करें, उसको सेलिब्रेट करें, उसके पावर को, उसके सक्सेस को समझें लोग। लेकिन एरन किसी और से इंस्पायर्ड रहता है, उसको कोई और भाता है, उसके मन में कोई और रहता है जिसके वजह से वो स्वॉर्ड उठाना शुरू किया है।
लेकिन हेडमास्टर को नहीं पता है। ये मुझे और आपको पता है कि वो किसके बारे में सोचता है। और तभी एरन का मेडिटेशन पूरा हो जाता है। ओल्ड मैन को वो सपने में समन कर चुका होता है और उसको स्वॉर्ड उठा के वो तेजी से वर्टिकल स्लैश मारता है ज़मीन की तरफ, और देखते ही देखते पूरा का पूरा स्टेडियम 2 भागों में बट जाता है और सब देखते रहते हैं। इतना पावरफुल रहता है वो मूव, इतना स्ट्रेंथ रहता है उस मूव में कि वो हेडमास्टर का सॉल वगैरह भी उड़ा देता है। वो सीधे अपने फाइटिंग अटायर में दिखने लगते हैं और इसी के साथ जो एग्जामिनेशन रहता है वो कंक्लूड हो जाता है और उसका रिजल्ट आता है 7th पोजीशन पे कोई जॉन विलियम्स होता है, 4th पे जूडियत आती है अपनी, 3rd पे ब्रेट रहता है, 2nd पे अनएक्सपेक्टेड एरन रहता है, 1st पे लिंडसे। मेरे को पता है आप ये सोच रहे होंगे कि एरन क्यों नहीं फर्स्ट आया, एरन को फर्स्ट आना चाहिए था, इतना पावरफुल स्ट्रेंथ था। लेकिन सारे मास्टरों ने बैठ के कंक्लूड किया था कि एरन का मूव जो था बहुत ही स्ट्रेंथ था उसमें, कि ब्लॉक करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा, हालत ख़राब हो जाएगी किसी की। लेकिन लोग डिसाइड करते हैं, इलिया ने अलग अलग स्पेक्ट्रम पे सबको आउट परफॉर्म किया होता है। उसने एलिगेंस में, शॉट चलाने के एलिगेंस में, उसने स्ट्रेंथ में, उसने मास्टरी फुट स्टेप्स में, हर चीज़ में उसका परफेक्शन रहता है। इसलिए इलिया को फर्स्ट पोजीशन दे दिया जाता है और एरन को 2nd पोजीशन। और इसी के साथ ये इवैल्यूएशन होता है, कंक्लूड हो जाता है। तो अगले दिन एरन ट्रेनिंग हॉल में जाके फिर से शॉट अपनी प्रैक्टिस करता रहता है और इलिया बोलती है कि पूरे एकेडमी में सिर्फ एक ही पागल है जो सिर्फ एग्ज़ाम के जस्ट अगले दिन फिर से प्रैक्टिस करने के लिए आ जाए, वो तुम हो। तो एरन मुस्कुराते हुए बोलता है कि ऐसा, मुझे शॉट चलाना अच्छा लगता है, मुझे प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं आया। और इलिया यहाँ पे बताने लगती है उसको कि वो उसका कभी नहीं मन था कि यहाँ पे स्टे करके ट्रेनिंग अपने कंप्लीट करने का। उसका हमेशा शुरू से प्लान था कि वो एडमिशन लेगी क्रोनो में और जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके मिड टर्म्स होते हैं और फाइनल इवैल्यूएशन होती है वो कंप्लीट करेगी और उसमें फर्स्ट आएगी। वो कंक्लूड करके घर पे जाके अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करना चाहती है। तो इलिया आयरन को अपने भाई के बारे में बताने लगती है। बोलती है कि मेरा भाई एक टाइम पे कॉन्टिनेंट का ग्रेटेस्ट प्रोडिजी कंसिडर किया जाता था, वो सबसे टैलेंटेड था। 10 साल की उम्र में ही उसने डुएल में चैलेंज कर करके कई नाइट्स को हराया था। वो इतना जीनियस था कि लोग तारीफ़ करते थे उसकी। हमारे परिवार में एक कोहिनूर जैसा था वो, लोग उससे एडमायर करते थे, रिस्पेक्ट देते थे, प्यार करते थे और उससे बोलते थे कि ये परिवार का सबसे नाम ऊंचा करेगा। और इसी वजह से लोगों के एक्सपेक्टेशन ने उसके कंधे को बोझ से झुका दिया। एक दिन की बात है कि एक लड़की आती है और मेरे भाई को डुएल में चैलेंज करती है और मेरा भाई मना नहीं कर सकता क्योंकि हमारे परिवार में एक रिवाज है, लिंडसे परिवार में, कि कोई भी डुएल के लिए चैलेंज हो तो उसे उस डुएल को एक्सेप्ट करना होता है। तो मेरे भाई ने उस डुएल को एक्सेप्ट किया और जब लड़ने के लिए जाता है तो उसने सिर्फ 3 स्ट्राइक्स में मेरे भाई के स्वॉर्ड तोड़ के उसको डुएल में डिफीट कर दिया। उस वक्त मैं रोते हुए उसके पास गई और उसने मुझे गले से उठा लिया और बोला कि कोई बड़ी बात नहीं है, एक डुएल है, मैं फिर से चैलेंज करूँगा, उसे हराऊँगा। सिर्फ एक ही हार ने लोगों को बदल दिया इतना। लोग उसकी इज्जत करना छोड़ दिए, उसको तिरस्कारित करते थे, उसको बुरा भला कहते थे, उसकी बेइज्जती करते थे और इन्हीं वजह से वो अपने आप को कमरे में बंद करके लॉक कर दिया और बहुत ही कम कमरे से बाहर निकलने लगा। और जब मैंने ये हालत देखी अपने भाई की तो मैंने भी ठान लिया लोगों के ओपिनियंस को कभी अपने कंधे पे बोझ नहीं बनने दूंगी मैं। लेकिन लिंडसे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मैं ऐसा बोल के भी कि लोगों के एक्सपेक्टेशन को कभी कंधे पे बैठने नहीं दूंगी, बोझ नहीं बनने दूंगी अपने कंधे पे, फिर भी मैं इग्नेट जैसा बनना चाहती थी। मैं उसी के पाथवे पे चल रही थी, मैं उससे नफरत करके, उससे गुस्से में भी रह के भी। इग्नेट ने 13 साल में एकेडमी ज्वाइन किया, मैंने 12 में किया। उसने 15 में नाइटहुड अपना गेन किया। मेरा प्लान है 14 में गेन करने का, लेकिन तुमसे मिलने के बाद, तुमको देखने के बाद मैंने वो प्लान रोक दिया। अब मैं उसके पाथवे पे फॉलो नहीं करूँगी। अब मैंने अपना मन बना लिया है कि अब मैं उसके रास्ते नहीं चलूँगी, अब मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगी। अब फैसले मैं खुद अपने दिल से लूँगी जो मुझे अच्छा लगता है। और इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार करती हूँ और तुम्हें ये भी बोल के जाता हूँ कि कभी भी शॉट चलाना छोड़ना मत, मेहनत करना छोड़ना मत, क्योंकि अगर तुमने छोड़ दिया तो मैं एक दिन तुमसे कोसों मील आगे चली जाऊंगी। अभी तुमने कैचअप कर लिया है मेरे पास, मैं फर्स्ट आई लेकिन तुम सेकंड, लेकिन मैं तुमसे आगे ले जाऊंगी। आप देख रहे हो कितना इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश कर रही है कि कमज़ोर मत होना, ताकतवर बनना है। और ये भी वो बोलती है कि मैं शॉट चलाना नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मुझे शॉट चलाना बहुत पसंद है, मुझे शॉटमैनशिप बहुत पसंद है, इसीलिए मैं एक्सीलेंस का पीछा करती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि तुम भी ऐसे ही करते रहोगे। और दूसरी तरफ ब्रेट को दिखाया जाता है कि जो स्टेडियम में जहाँ पे उन्होंने फाइनल इवैल्यूएशन दिया था, वहाँ पे वो
जमीन को घूरता रहता है, जहाँ पे खूब बड़ी दीवार हो जाती है, जहाँ पे एरन ने अपना स्वॉर्ड नीचे वर्टिकली स्लाइस किया था और जो जमीन को 2 भागों में बांटा हुआ था, वो देख के डरा हुआ रहता है और सहमा हुआ रहता है और सोचता है कि जीरो से लेके हीरो तक उसने ये गैप जो है अपने स्वॉर्डमैनशिप स्किल में कैसे फिल किया, वो इतना ऊंचा वो कैसे उड़ गया। जब ब्रेट वैसे ही उदास और डिप्रेस पड़ा रहता है तो पीछे से जूडियत आ जाती है, वो बोलती है कि क्यों ऐसे मुंह लटकाए हुए हो, क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे हो जैसे कि तुम गिव अप करने वाले हो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उदास रहो या खुश रहो, लेकिन जब इस पल को कभी याद किया जाएगा फ्यूचर में तो देखा जाएगा और तुम्हारी सराहना की जाएगी कि तुम फ्यूचर में सबसे होनहार और शानदार शॉट्समैन को तुमने एज ए ट्रेनी तुमने हराया था। तो जूडियत ऐसा ये बोलती है कि इनडायरेक्टली बोलना चाह रही है कि मैं दुनिया की सबसे बेस्ट शॉटमैन बनूंगी, इलिया या एरन नहीं बनेगी। तो ये शायद ब्रेड को शायद चीयर अप कर दे, लेकिन ब्रेड पूरा डिप्रेस्ड पड़ा रहता है, कुछ एक्टिविटी नहीं दिखाता है अपने चेहरे से। अब दिखाया जाता है हेडमास्टर का ऑफिस दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि हेडमास्टर इलिया को से बात कर रहा है और इलिया खुश दिखती है, उसके चेहरे पे स्माइल रहता है और वो बोलती है हेडमास्टर से, मैं ये छोड़ तो रही हूँ ये एकेडमी, लेकिन मैं अब अपने रास्ते चलूँगी, अब मैं किसी के रास्ते नहीं चलूँगा और किसी का पीछा करने की कोशिश नहीं करूँगी, मैं अपनी राह खुद बनाऊँगी। ये सुन के हेडमास्टर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ तुमने रियलिटी में प्रोग्रेस किया है। इसके बाद ब्रेट अंदर ऑफिस में जाता है और हेडमास्टर उससे बोलते हैं अगर तुम्हारी इम्प्रूवमेंट देखी जाए तो तुमने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है पिछले साल से इस साल तक। तुमने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और रिफाइन किया और अच्छा मजबूत बनाया है और अपने वीक पॉइंट्स को हटाया है और अपने कमजोरियों को मिटाया है। इसलिए हेडमास्टर बोलते हैं कि तुम अपना माइंड चेंज करके मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम इसको कंटिन्यू करो, तुम एकेडमी छोड़ के मत जाओ, तुम्हारी ज़रूरत है इस एकेडमी में और तुम बहुत कुछ सीखने के लिए अभी भी है तुम्हें, जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ अगर तुम यहाँ पे एज ए ट्रेनी ज्वाइन कर लेते हो क्रोनो शॉर्टमैनशिप में। वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता है। ब्रेट इतना डिप्रेस हो जाता है, वो मुंह लटका के कुछ सुनता ही नहीं, जैसे लगता है कि वो दीवार से बात कर रहे हैं हेडमास्टर। उसके बाद ब्रेट चला जाता है। बारी आती है एरन की। शॉर्टमास्टर यान जो होते हैं खुद एडमिट करते हैं, वो खुद एडमिट करते हैं कि आज तक कभी भी एकेडमी में उन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस किसी को देते हुए नहीं देखा था। वो आउट ऑफ द बॉक्स और एकदम सरप्राइज थे कि ऐसा प्रोग्रेस किसी ने किया होगा कि अपनी ज़िंदगी में कि नहीं, उनको भी नहीं पता था ये चीज़। और एरन से पूछते हैं कि अब ये तुम बताओ कि तुम शॉट क्यों चलाते हो, क्या तुम्हें मजबूर करता है शॉट चलाने के लिए। जो ड्रिल मास्टर अहमद होते हैं वो बोलते हैं तुमको शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम कुछ भी बोल सकते हो कि अपने फेम के लिए, पैसों के लिए मैं शॉट उठा रहा हूँ, मैं शॉट चला रहा हूँ, मेरा मोटिवेशन वो है। लेकिन जब तक वो एक लीगल और एक मोरल वैल्यू होल्ड कर रहा है तब तक यहाँ पे एकेडमी में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि तुम किस वजह से शॉट चला रहे हो। लेकिन एरन कुछ नहीं जवाब देता, वो शांत रहता है। तो हेडमास्टर जवाब देते हैं कि क्या तुम ये शॉट किसी से इंस्पायर हो कि चला रहे हो। तो हेडमास्टर बोलते हैं कि तुम लगता है तुम किसी और की इच्छा से तुम शॉट बिल्ड करते हो, तुम्हारी ये इच्छा नहीं है, तुम्हारा ये विल नहीं है। तो शॉट मास्टर यान बोलते हैं कि ब्रेड अपना प्रोग्रेस देख के बहुत खुश होता है, एक्साइटेड होता है। वहीं दूसरी तरफ जूडियत फ्रस्ट्रेट हो जाती है जब हारती है, जब लूज़ करती है ब्रेड से तो गुस्से में हो जाती है, अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाती है। और वहीं तुम्हारी तरफ ना अपने प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा तुम खुश होते हो, नहीं तुम अपने सेटबैक से बहुत दुखी होते हो। जो हेडमास्टर यान होते हैं वो डायरेक्टली बोलते हैं एरन से कि अब ज़िंदगी में सीरियस होने का टाइम आ गया, मैं तुमको 1 साल देता हूँ, तुम बाहर जाओ, अपने कॉन्टिनेंट में जाओ, अपने किंगडम में जाओ और जाकर देखो और रीज़न फाइंड करो कि तुमको क्यों विल्ड करना है शॉट। वो नहीं चाहते हैं कि तुम किसी की नकल करो, वो गेस भी कर लेते हैं। शॉट मास्टर इतने अच्छे रहते हैं कि वो डायरेक्ट अंदर झाँक लेते हैं एरन के और देख लेते हैं कि उनको ये नहीं पता चलता है कि किसके वो मर्जी से वो शॉट स्विंग कर, लेकिन उनको इतना पता चल जाता है कि अपनी मर्जी से शॉट नहीं स्विंग कर रहा है। जब इसने शॉट उठाया होगा पहली बार में तो उसके अंदर होती है बच्चों के अंदर, अब मैं इसे समझा सकता हूँ कि बच्चों के अंदर होती है ना कि अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है, जैसे फ़ोन अच्छा लगा तो फ़ोन लेके चलाने लगते हैं, फ़ोन के फंक्शनैलिटी समझ जाते हैं, लैपटॉप्स देखते हैं वो और लेगो देखते हैं तो लेगो से कुछ बिल्ड करने लगते हैं, उनको एक्साइटिंग लगने लगता है बिल्ड करना। एरन के अंदर रहता है वो एक्साइटमेंट नहीं रहता, खुद का पसंद नहीं रहता कि किस वजह से वो तलवार चला रहा है। तो शॉट मास्टर का बस एक ही एम था कि रीज़न अपना फाइंड करो कि क्यों तुमको शॉट चलाना है, तुमको शॉट्समैन क्यों बनना है, रीज़न तुम्हारा क्या है शॉटमैन बनने का। और बोलते हैं कि तुमको 1 साल का समय दे रहे हैं, जाके अपने रीज़न फाइंड करके वापस आके एकेडमी में रिपोर्ट करो, तब मैं तुम्हें ट्रेनिंग पोस्ट के लिए एक्सेप्ट कर लूँगा। फाइनल एवोल्यूशन कंप्लीट हो गया है और जूडियत को छोड़ के ब्रेड, एरन और इलिया तीनों घर के लिए रवाना होने के लिए नीचे निकलते हैं, बाहर आते हैं। देखा जाता है कि एरन और इलिया आपस में बात कर रहे हैं और इलिया उसे अपना फैमिली क्रेस्ट देती है, बोलती है कि बहुत ही यूनिक क्रेस्ट है
और जब भी तुम अगर आओगे विजिट करने के लिए मेरे टेरिटरी में, और बोलती है कि प्लीज़ डू कम विजिट में, और आओ तो ये क्रेस्ट लेके आओ। जब तुम लेके आओगे तो तुमको गार्ड तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे और तुम्हारा स्वागत होगा, एज ए स्पेशल गेस्ट होगा। जिसके पास भी एक क्रेस्ट होता है फैमिली का, वो स्पेशल गेस्ट समझा जाता है और उसे ऑनर मिलता है हम लोग के फैमिली की तरफ से। तो प्लीज़ डू कम। और जो तुमने ब्रेसलेट मेरे को दिया है और इस पर जो फ्लावर बना हुआ है, ये फ्लावर हम लोग के यहाँ अप्रैल और मई में निकलता है, तो प्लीज़ उस टाइम पे आओ अगले साल और मैं तुमको ये फ्लावर्स दिखाऊंगी जो तुमने एक गिफ्ट में दिया है मेरे ब्रेसलेट पे जो लगा हुआ है मौजूद में। और ये सुन के बीच में घुस जाती है, जूडियत भी घुस जाती है दोनों के, और बोलती है कि ये बहुत कूल लग रहा है, मेरे को भी चाहिए। या हेजिटेट करती है, ना चाहते हुए भी वो जूडियत को दे देती है अपना। और जूडियत के मन में होता है कि मैं तो बेचूंगी इसे पक्का, ये तो नोबल फैमिली का कुछ हेरिटेज लग रहा है, मैं इसे बेच के पक्का पैसे बनाऊंगी कुछ। जूडियत सीरियस होकर इलिया से माफ़ी मांगती है, बोलती है कि मेरे को ऐसा तुम्हारे फैमिली को मॉक नहीं करना चाहिए था, मेरा कोई अधिकार नहीं बनता है। तो इलिया भी उसके रिस्पॉन्ड में बोलती है कि मेरे को भी तुमको उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए था, तो आई एम सॉरी टू। तो आपस में दोनों में रिकन्सिलेशन हो जाता है और देखा जाता है ब्रेट कहीं दूर पे अपने फैमिली के कैरेज का इंतजार कर रहा है। तब तक एरन उसके पास भाग के जाता है और उससे यही बोलता है कि थैंक यू। और यह सुन के ब्रेट एकदम चौकन्ना रह जाता है कि उसने ऐसा क्या ही उसको खास सिखा दिया है एरन को कि वो उसे थैंक यू बोल रहा है। लेकिन एरन बोलता है कि अगर मैं जो भी यहाँ पे सीखा हूँ सिर्फ तुम्हारे, इलिया और जूडियत की वजह से सीखा हूँ, तुम लोगों ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया इस एकेडमी में। और बोलता है कि तुम जा तो रहे हो लेकिन नेक्स्ट टाइम मिलना तो बहुत स्ट्रांग बन के मिलना। तो ब्रेट जब कैरेज पे चढ़ के जब जा रहा होता है तो पीछे एरन जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि ब्रेट जब भी तुम अगली बार मुझे मिलना तो तुम स्ट्रांग रहना और भी स्ट्रांग बनना, क्योंकि प्रैक्टिस कभी मत छोड़ना ब्रेट, क्योंकि हम दोनों मिलेंगे और हम दोनों स्ट्रांग रहेंगे। और ये सुन के ब्रेट अपना मुंह बनाता है और वो नर्वस होके मन ही मन सोचता है कि मैं सॉरी एरन, लेकिन मैं तुम्हें निराश करने वाला हूँ, मैं स्वॉर्ड अब कभी नहीं चलाऊँगा। मैं अपने लॉर्ड परिवार और इस एकेडमी और अपने दोस्तों को सबको निराश करने वाला हूँ, मैं स्वॉर्ड नहीं उठाने वाला हूँ दोबारा। और अपने स्टूडेंट्स को जाते हुए मास्टर यान अपने ऑफिस के खिड़की से सबको देख रहे होते हैं और उनको बड़ा अफसोस होता है कि अब उनके सबसे होनहार जो स्टूडेंट्स होते हैं वन बाय वन लीव कर रहे होते हैं। एरन जा रहा है, इलिया जा रही है, ब्रेट जा रहा है, तो वो ये देख के उदास होते हैं कि इतने बेस्ट स्टूडेंट्स उनको मिलेंगे नहीं, और वो एक एक करके उनकी आंखों के सामने सारे के सारे जा रहे हैं। स्वॉर्ड मास्टर इतना एरन को पसंद करने लगते हैं कि उसको फोर्थ जीनियस ऑफ द कॉन्टिनेंट बोलता है। फर्स्ट इलिया का भाई रहता है, सेकंड इग्नेट, थर्ड का नहीं पता मेरे को, थर्ड का कोई आइडिया नहीं है, फोर्थ बोलते हैं जीनियस एरन को। और क्या बोलते हैं, जीनियस ऑफ द एफर्ट बोलते हैं कि जो प्रयास भी करता है उसमें भी इसका इतना डेडिकेशन होता है कि इसको जीनियस ऑफ एफर्ट बना देता है। तो जूडियत बेचारी अकेली बच जाती है, धीरे धीरे करके इलिया भी वहाँ से चली जाती है। इलिया एरन जा चुके हैं, ब्रेट तो पहले ही निकल गया था, लेकिन देखते ही और वो वॉक बैक कर रही होती है एकेडमी पर, तभी पीछे से आता है और कंधे पे हाथ रख देता है हमारा ब्रेट। तुम इतने नालायक थे कि तुम्हारा फेवरेट जो स्किल है स्वॉर्डमैनशिप उसको तुम छोड़ के जा रहे हो। तो ब्रेट बोलता है सॉरी, कुछ समय के लिए मैं इतना डिमोटिवेट हो गया था, मैं जा रहा था, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, अब सबके जाने के बाद तुम अकेली बच जाओगी यहाँ पे। और मेरे को पता है कि अंदर ही अंदर तुम भी कितनी खुश हो मुझे देख के। और ब्रेट बोलता है कि हेडमास्टर मुझे लेंगे कि नहीं पता, लेकिन मैं उनके सामने भीख मांगूंगा, उनके सामने गिड़गिड़ाऊंगा कि मुझे वापस एकेडमी में एंट्री दे दीजिए। तो वो बिल्कुल मानेंगे, वो मेरी बात उनको मानना ही पड़ेगा। जब केयरटेकर एरन को जब लेके जा रहे होते हैं कैरेज में, तो उनको अभी भी लगता है कि मास्टर एरन जो हैं उनके उदास क्यों नहीं दिख रहे हैं, उनको एकेडमी से रिजेक्ट कर दिया गया है और उनका मूड लिफ्ट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन आपको और मेरे को पता है कि उसे रिजेक्ट नहीं किया हुआ है। एक्चुअली एरन को खुल के ही बताना चाहिए कि मार्कस को कि मुझे रिजेक्ट नहीं किया गया है, मुझे कंडीशनल एक्सेप्टेंस मिली है। अगर मैं 1 साल के अंदर अगर वापस आ जाता हूँ एकेडमी में और अपना वे ऑफ द सॉर्ड दिखाता हूँ, ओरिजिनल सॉर्ड ऑफ द वे दिखाता हूँ उनको, मास्टर यान को, उनको बताता हूँ कि मैं किसी की नकल करना अब छोड़ दिया है, तो मुझे आराम से एक्सेप्टेंस मिल जाएगी इस एकेडमी में दोबारा। तो आपको बताया था ना, मार्कस बचपन से एरन को देख रहा है, उसके साथ रहा है, तो बहुत चिंता करता है, उसकी फिक्र करता है छोटी छोटी चीज़ों का भी। तो सोचता है कि मास्टर एरन का, मैं मास्टर क्यों बुला रहा हूँ उनको, तो सोचता है कि एरन का मूड लिफ्ट करने के लिए क्या कर सकता है। तो देखता है रास्ते में एक फॉर्चून टेलर रहता है। फॉर्चून टेलर एक नॉर्मल नहीं रहता है, वो एक ऑक रहता है जो ह्यूमन रेस से अलग होती हैं उनकी रेस। वही आप, अगर आपको नहीं पता और क्या होते हैं, तो वही ऐसा कुछ ग्रीन कलर का बॉडी होता है, उनके दांत होते हैं बड़े, मस्कुलर ज़्यादा होते हैं, टॉल होते हैं,
और ये वाला जो फॉर्चून टेलर जो दिख रहा था वो तो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल था। उसके हाथ वगैरह में टैटू वगैरह थी और वो रॉयल कुछ उसका कुछ रॉयल अटायर वगैरह था, उसके पास जो ज्वेलरी वगैरह जो बनी हुई थी, क्राफ्ट जो था बिल्कुल अलग था। तो सोचते हैं कि और कुछ स्पेशल लग रहा है, कुछ लग रहा है रॉयल ब्लड लाइन वगैरह का है ये। और मार्कस ये भी सोचता है कि फॉर्चून टेलर होते हैं यूजली लोगों को अच्छा ही बताते हैं। भाई मैं तो हॉरोस्कोप वगैरह एस्ट्रोलॉजी वगैरह में नहीं विश्वास करता, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है और आपने रुचि रखा हुआ है लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए, वो अच्छी बातें ही लोगों को बताते हैं कि ये आपके साथ ऐसा होगा, आपका इतना प्रॉफिट होगा, आपका इतनी गेन होगी, तो लोग खुश रहते हैं इसमें। तो वही सोचता है मार्कस कि एरन को भी मोटिवेशन चाहिए होगा, उसको जो डिफीट मिली है क्रोनो एकेडमी में, और जब उसकी कोई सराहना करेगा तो उसको एरन को भी अच्छा लगेगा। जब एरन जाता है फॉर्चून टेलर को और मार्कस उसको साथ में लेके जाता है तो देखता है कि फॉर्चून टेलर उससे पूछते हैं कि मैं आपका हॉरोस्कोप तो बता दूंगा, आपका फॉर्चून तो मैं बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप अपना एज बताइए। जब एरन बोलता है कि मैं एक नॉर्मल लड़का हूँ 15-16 साल का, बोलता है कि नहीं, बॉडी देख के तो लग रहा है आप 18-19 के, क्योंकि मस्कुलर बॉडी रहती है। क्रोनो एकेडमी से वो आया हुआ रहता है, ठीक है, उसने 1 साल जम के मेहनत की रहती है अपनी बॉडी पे। और बोलता है कि आपके अंदर मैं जो झाँक रहा हूँ, तो एक्चुअली होता क्या है कि बॉडी नहीं देखता है वो फॉर्चून टेलर, वो बॉडी के अलावा भी जो उसके एरन के अंदर झांकता है तो उसको वो ओल्ड मैन की परछाई दिखती है कि भाई इसके अंदर तो कोई बैठा हुआ है, स्पिरिट बैठा हुआ है, जिसकी एज तो मालूम चलती है 50-60 साल की है। तो एरन से बोलता है कि मैं आपका फॉर्चून नहीं बता सकता क्योंकि आप मेरे को सच नहीं बोलना है। तो ऐसा सुन के मार्कस नाराज हो जाता है कि मैं तो लेके आया था इनको फॉर्चून दिखाने के लिए, और ये है कि हमारे ऊपर ही चढ़ रहा है, बोल रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं, क्या बोलता है कि आप फेक हैं। ये सुन के फॉर्चून टेलर ज़्यादा नाराज़ नहीं होता है। फॉर्चून टेलर एक पीस ऑफ पेपर रहता है वो हैंड कर देता है एरन को, बोलता है कि इसको खोल के कभी आप पढ़िएगा, उसमें कुछ एडवाइस लिखी हुई है जो आपको बहुत काम आने वाली है जल्दी ही। तो मतलब वो फॉर्चून टेलर फेक नहीं होता एक्चुअली, उसके पास बहुत ही नॉलेज होता है, और जो एरन को देता है वो नोट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस नोट में लिखा होता है कि वन नीड नॉट टू बी अलोन टू स्टैंड अलोन। अब एरन को इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इस नोट की, और इस नोट में लिखा हुआ जो वाक्य होता है उसको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली थी जल्दी। तो जब वो जा रहे होते, ट्रेवल बैक कर रहे होते हैं, तो देखते हैं कि एक रॉयल कैरेज भी वापस आ रहा होता है, जो उनकी टेरिटरी से वापस जा रहा होता है अपनी टेरिटरी की तरफ, और ये तो अपनी टेरिटरी पे बढ़ ही रहे हैं। वो गैरिसन का कैरेज होता है, ये जो कैरेज रहता है वो गैरिसन फैमिली का होता है, और उसके टाई अप पेरेरा के साथ अच्छे होते हैं, सदियों से वो लोग अलाई रहते हैं साउदर्न कॉन्टिनेंट में। लेकिन क्या होता है कि अंदर ही अंदर ये पसंद नहीं करते हैं पेरेरा स्टेट को, उनके बढ़ते प्रोग्रेस को और जो भी है उनको। तो वो जब भी मौका मिलता है तो इस स्टेट को टारगेट करने के लिए और ह्यूमिलिएट करने के लिए वो सहारा लेते हैं एरन का, और एरन को बुली करते हैं और एरन को परेशान करते हैं कि सामने सबके सामने कि लॉर्ड जो पेरेरा हैं उनको ह्यूमिलिएशन हो, पब्लिक ह्यूमिलिएशन उनको सामना करना पड़े, इसलिए उनके एरन को टारगेट किया जाता है। कर मार्कस बोलते हैं कि एरन से कि आप यहीं बैठिए, मैं उतर के ग्रीट करके आता हूँ उन लोग को कि भाई जा रहे हैं, तो ऐसा भी ना लगे कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा है कम्प्लीटली। लेकिन एरन यहाँ पे मार्कस को रोक लेता है, मार्कस को बोलता है कि ऐसी फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे ये अलाई हैं भाई, मैं खुद उतर के ग्रीट करूँगा, अच्छे से उनका सम्मान करूँगा। जब उतरता है तो देखता है कि लॉर्ड गैरिसन का छोटा बेटा जो एरन रहता है वो नाइट अपने जैक के साथ में खड़ा रहता है और एरन के पास जाता है ग्रीट करने के लिए। उसको देख के पहले ही लगता है कि भाई एरन तो लंबा हो गया, लंबा हो गया, तुमसे उम्र में बड़ा है भाई। एरन बहुत ही टॉल और मस्कुलर लग रहा है भाई, तो लगेगा ही वो 1 साल से क्या झक मार रहा था क्या क्रोनो एकेडमी में। और एरन मिलते ही, जैसा एक्सपेक्ट किया गया था, एरन मिलते ही सबसे पहले ट्रोल करना शुरू कर देता है, बोलता है कि गए 1 साल तक थे क्रोनो एकेडमी में, फिर भी आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिली वहाँ पे, तो वापस पेरेरा स्टेट में ह्यूमिलिएट होके आना पड़ रहा है। और एरन माइंड नहीं करता इतना, सोचता है कि ये इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है। वो एरन समझदार और शांत दिमाग का इंसान रहता है, तो ये सब छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानता है। तो अब ये देख के एरन फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मैं इसको मॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ और इतनी लाइटली ले रहा है मेरे बातों को। तो सोचता है वो पुराने ओल्ड बुक जो मूव होता है टेस्ट करने के लिए अपोनेंट का स्ट्रेंथ, तो वो हाथ बढ़ाता है हाथ मिलाने के लिए, और जैक सली भी देखते रहते हैं उसको तिरछी नगाह से, वो जानते हैं कि भाई तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। आयरन और एरन, तो एरन रहता है वो भी अपना हाथ वापस देता है, और एरॉन क्या होता है उसका हाथ दबाने की कोशिश करता है खूब जोर से, और वो देखता है कि एरन का चेहरा बिल्कुल नहीं प्रेशर से चेंज हुआ रहता है। वो कितना हाथ उसका जोर से दबाने की कोशिश करे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि एरन का भाई
टॉलरेंस लेवल बढ़ चुका होता है, तो एरन को फ्रस्ट्रेशन होती है। जब एरन को अंदर से महसूस होता है कि यार वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है उसकी फीलिंग, वो जानबूझ के क्रश नहीं करना चाहता है उसका हाथ, वो उसकी फीलिंग रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होता है, वो भी अगर अपना स्ट्रेंथ टेस्ट करा रहा है तो एरन को भी अपना टेस्ट कराना चाहिए अपना स्ट्रेंथ। तो जब उसका हाथ पकड़ता है एरन का, तो एरन का मुंह लाल हो जाता है और वो अपना हाथ सोचता है कि वो टूट चुका है उसका हाथ। जो वापस देखता है अपने हाथ की तरफ तो वो एकदम ट्रेम्बल किया हुआ होता है उसका हाथ। और इसी सब कमोशन के बीच में एक बिल्ली अचानक आ जाती है और दूर से तुरंत उन सबको बोलती है कि क्या हुआ, बस इतने पे ये हाथ मिला के ही तुम लोग छोड़ दोगे कि लड़ना भी शुरू करोगे। एक तो और सब देख के चौंक जाते हैं कि एक बिल्ली वो भी बोल रही है। अब यहाँ पे मैं देने वाला हूँ कुछ फालतू का ज्ञान, रखना है तो रख लो, यानी स्किप भी कर सकते हो 10 सेकेंड। अब बताया जाता है इस दुनिया के बारे में, और इस दुनिया में बताया जाता है कि 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है माना, जो इंसान खुद के अंदर बॉडी के अंदर पैदा करता है, और दूसरी चीज़ होती है सोचरी, जो दुनिया के किसी भी लॉजिक और प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, ना कि नेचर को फॉलो करता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसी जो बेढंग चीज़ें होती है जिसका सेंस नहीं बनाता एग्जिस्टेंस, अचानक वो पावर इमिट करे और लोगों को आश्चर्यचकित करे, तो वो उसको सोचरी बोलते हैं। यहाँ पे एक बोलते हुए बिल्ले का कोई सेंस नहीं होता है, लेकिन वो बिल्ला होता है, एक सोर्सरर होता है। उस बिल्ले को मैजिशियन नहीं बोल सकते क्योंकि सोर्सरर इस दुनिया में अलग होते हैं। तो यहाँ पे तुरंत देखते ही सोर्सरर को सब अलर्ट हो जाते हैं। गैरिसन होते हैं तुरंत झुक के, जो गैरिसन होते हैं तुरंत झुक के उसको ग्रीट करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, आपको तुरंत बैक डाउन कर जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, हम यहाँ पे लड़ नहीं रहते, फ्रेंडली स्पार हो रहा है, हम लोग की अलाइड टेरिटरी है और हमने यहाँ पे कोई लड़ने के लिए नहीं आया है। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ फाइट होने वाला है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, हम लोग यहाँ पे अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और यह बोलते ही तुरंत मार्कस भी एरन को लेके अपने कैरेज की तरफ बढ़ जाता है। और जो यहाँ पे कैट होता है वो थोड़ा निराश होता है कि मेरे को ये फाइट पूरी देखने को नहीं मिली। एरन देखते देखते ही अपने टेरिटरी पे पहुंच जाता है और उसको गेट पे रिसीव करने के लिए उसकी फैमिली पूरी आई होती है, और साथ में मिलके वो लोग जाते हैं डिनर के लिए। और जब डिनर कर रहे होते हैं तब फादर उसके पूछते भी है कि क्या हुआ एकेडमी में और कैसे हुआ। तो एरन पूरा एक्सप्लेन करता है कि मैंने 1 ईयर अपना कंप्लीट कर लिया क्रोनो में, और मुझे वहाँ के हेडमास्टर इयान का कंडीशनल एक्सेप्टेंस मिला है कि 1 साल में अगर मैं खुद का तरीका ढूंढ लूँ तो मेरे को एकेडमी में फिर से दाखिला मिल जाएगा। और ये बोलते ही बातचीत तो हो रहा था, और तभी बात छिड़ती है उस बिल्ले के बारे में, बताया था ना उस सोर्सरर के बारे में। तो वो बात करने लगते हैं और बताते हैं कि लॉर्ड पेरेरा कि वो उसका नाम लुलू है, वो इस टेरिटरी पे 2 हफ्ते पहले आया था तुम्हारी बहन को एज ए स्टूडेंट लेने के लिए कि सोर्सरी में ट्रेन करने के। अगर आप भूल गए हो तो मैं बता दूं, तो किरिल भी एक सोर्सरर है, आपको पता है ना। जो एग्जिस्टेंस जो आप ग्रिफिन का देखते हैं, इस दुनिया में ग्रिफिन एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही हमारी दुनिया में ना ही इनके दुनिया में कुछ ग्रिफिन जैसा क्रिएचर एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसको किरिल ने खुद अपने जादू से और अपने विल से खुद बनाया रहता है, कि उसको मैनिफेस्ट किया रहता है उसको रियलिटी में कि ग्रिफिन जैसा क्रिएचर इस दुनिया में होना चाहिए। और उसको इस कॉन्टिनेंट के बेस्ट एकेडमी में एडमिशन के लिए उससे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और खुशी का माहौल रहता है। एरन भी मार्कस के कहने पे कुछ रास्ते में गिफ्ट वगैरह खरीद लिया होता है और अपने फैमिली को देता है, तो उसकी फैमिली काफ़ी खुश हो जाती है कि ये देख के कि उनका बेटा धीरे धीरे बाकी चीज़ों में, सोशल नॉर्म्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो फैमिली डिनर पे ही देखते हैं अचानक लुलू टपक पड़ता है वहाँ पे। उसके लिए आना और अचानक आना और जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो एज सोशल कर सकता है, इजीली टेलीपोर्ट कर सकता है। और यहाँ पे लुलू आते ही बोलता है कि मैं किरिल तुमको तो रिक्रूट नहीं कर पाया एज माई स्टूडेंट प्यूपिल, लेकिन मैं एरन को लूँगा। और ये सुनते ही जो किरिल होती है खूब गुस्सा हो जाती है कि मेरा भाई स्वॉर्ड्समैन है, वो सोशर नहीं बनना चाहता, यहाँ से तुम तुरंत चले जाओ, हमारे फैमिली का प्राइवेट टाइम है, तुमको आने से पहले हम लोग की प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए, और कहाँ पे मैं टपक रहा हूँ। तो ये देख के लुलू तुरंत घबरा जाता है और तुरंत यहाँ से डिसअपियर होने की कोशिश करता है, क्योंकि वो ओवरवेल्म नहीं कर सकता किरिल को, क्योंकि किरिल भी एक सोशर है। तो वहाँ से लुलू तुरंत कट लेता है। और यहाँ पे हम मूव करते हैं गैरन टेरिटरी पे। जिस चीज़ के लिए एरन गैरन को भेजा गया था उस टेरिटरी पे, वो आके सब कुछ अपने फादर फील गैरन को रिपोर्ट करता है सब कुछ। और जब उसका चेहरा जब देखते हैं गैरन, तो पूछते हैं अपने नाइट से कि क्या हुआ, इसका चेहरा क्यों लटका हुआ है। तो उसका नाइट बोलता है कि हमारी मुलाकात होती है एरन पेरेरा से, जो क्रोनो एकेडमी होती है ऑफ स्वॉर्डमैनशिप, उससे वापस आ रहा होता है। और वहाँ पे उस मुलाकात में मुठभेड़ होती है जहाँ पे एरन इसको ह्यूमिलिएट करता है हाथ दबा के। और ये सुनते ही फिल खूब गुस्सा हो जाते हैं, आंख बबूला हो जाते हैं और अपने बेटे को बोलते हैं। और जल्दी ही हमारे सदर्न टेरिटरी में जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उनके सब्जुकेशन के लिए एक्सपीडिशन शुरू होने वाली है। और वहाँ पे रियान, मैं
तुम मेरे बड़े बेटे हो और यहाँ मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पे तुम अपने फैमिली का बदला लोगे। और देखा गया है कि इस परिवार का परेरा स्टेट के साथ बहुत अच्छा नाता नहीं है। वो बाहर से दिखाने के लिए तो अलाई हैं, लेकिन अंदर ही अंदर खूब ज़्यादा नफरत रखते हैं एक दूसरे से। जो गैरन फैमिली होती है हर एक छोटी सी छोटी चीज़ पे जलते हैं परेरा स्टेट से। परेरा के पास जो होते हैं, जो लॉर्ड गैरन होते हैं, वो हॉरन परेरा यानी एरन के फादर रहते हैं, उनसे बहुत जलते हैं क्यों, उनकी हेयरलाइन बहुत अच्छी है, उनके पास सुंदर बीवी है, एक बेटी है जो इतनी टैलेंटेड है जिसको सोशल घोषित किया जा चुका है। और उनके परिवार की सबसे कमज़ोर कड़ी होती है कि उसका बेटा एरन वो भी अब इम्प्रूव करने लगा है, वो भी अब स्ट्राइव करने लगा है कि बेहतर बनने के लिए। और ये देख के खूब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लॉर्ड गैरन और बोलते हैं अपने बेटे को, और ह्यूमिलिएट किया जाएगा लॉर्ड परेरा को सबके सामने कि उनकी सबसे कमज़ोर कड़ी का हम लोग फ़ायदा उठाएंगे। इफ़ यू स्टिल वॉचिंग दैट मीन्स यू वॉच द कंप्लीट थिंग एंड थैंक यू फॉर दैट, आई अप्रिशिएट इट। और मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छे से बेहतर तरीके से और वीडियो बना सकूँ और रेगुलरली मैं डालने की कोशिश करूँगा। मेरा टारगेट है कि हफ्ते में 2 वीडियो पक्का है। और अगर आप इस स्टोरी को एंजॉय कर रहे हैं तो थम्स अप दीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी इस वीडियो में और क्या पसंद नहीं आया जिसको मैं इम्प्रूव कर सकूँ। और कहानी के बाद मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, राइटर का लिखा हुआ है, मेरा नहीं लिखा हुआ है। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।